आज के शो में। शहरियों के लिए एक नए खतरे की घंटी, दवासाज कंपनियों की जानिब से दवाओं की कीमतों में हैरतअंगेज इजाफे का अंदेशा। यूटिलिटी स्टोर्स के फॉरेंसिक ऑडिट में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। करप्शन, लूटमार, गैर मियारी अशिया की खरीदो फरोख्त की गई, रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, वैसे तो इस हुकूमत के अंदर बयानात की कमी आपको नहीं मिलेगी। आपने ये बयान भी सुना होगा, एक बयान गुलाम सरवर साहब का आया था कि डीजल जो है वो एक लग्जरी आइटम है। आपने ये बयान भी सुना होगा कि मटर 5 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा जो हफीज शेख साहब थे, साबिक वजीर खजाना, उनकी तरफ से कहा गया था कि टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता हमारे हुजरा किस दुनिया में रहते हैं। उस दुनिया में रहते भी हैं जिस दुनिया में हम हैं, या किसी और दुनिया में रहते हैं, या फिर अल्लाह ताला इनको और नवाजे, इतना इनके पास पैसा या इतनी दौलत है कि इनको पता ही नहीं कि महंगाई होती क्या है। फिर और बयानात भी हैं, यानी मिसाल के तौर पे ये कहा गया था शौकत यूसुफजई साहब की तरफ से कि अगर दही महंगा, टमाटर महंगा हो गया तो दही खाना शुरू कर दें। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था 9 दाने चीनी कम खाएं, 9 दाने गंदुम कम खाना शुरू कर दें। तो ये आपको तजावीज़ भी देते हैं। ऐसे वुज़रा हमने रखे हुए हैं जो हमें बताते भी हैं कि महंगाई का तोड़ क्या है, कि आप खाना कम कर लें, आप टमाटर के बजाय दही खाना शुरू कर दें, सालन में दही डाल के पका लें। यानी हर तरह का इस वक्त आपको इसमें बयान मिलेगा। फिर और इन बयानात के अंदर जो बयानात का सब में ऊपर आप लेके जाएं लेवल, तो वज़ीर साहब का बयान है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो इससे लगता है कि हम पता कि मुल्क किस, जो आम आदमी किस मुश्किल से गुजर रहा है। आज बात दवाओं की कीमत की मैं करने लगा हूं कि दवाओं की कीमत में क्लेम कुछ लोग करते हैं कि 500% का इजाफा इस हुकूमत में हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 गुना बढ़ गई है। कितना फैक्चुअल है नहीं है प्रोग्राम में बात करेंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से मौक़िफ़ पूछा था तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था कि जो मैं आपको बता देता हूं मौक़िफ़, दैट प्राइसेस आर इंक्रीज्ड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। मैं आपको अगले सेगमेंट में सीपीआई का बास्केट भी दिखा दूंगा। उसके मुताबिक तकरीबन 8.2% जो नवंबर का मेरे पास है कि मेडिसिन प्राइसेस में इजाफा हुआ है। आई विल शो यू दैट आफ्टर दिस ब्रेक, जब सेगमेंट दूसरा होगा। लेकिन ये उन्होंने कहा जी कि इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट इफ मेडिसिन बिकम्स अनअवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन जो फॉर्मूला है इंक्रीज का, प्राइस इंक्रीज का मेडिसिन प्राइसेस में, वो सीपीआई बास्केट से लिंक्ड है। और सीपीआई अगर 8% है तो 8%, 9%, 10%। लेकिन 500% का इजाफा पिछले 3 साल में अदवा की कीमत में जो क्लेम है, कितनी हकीकत है कितनी नहीं, इस पर बात करेंगे। मैं बयानात की बात इसलिए कर रहा था कि अद्वियात की कीमतों के हवाले से एक और बयान सामने आया, और ये वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का बयान है। क्या कहा जरा सुने, आपको इजाफा होगा इस पूरी जो आपकी जो एक पूरी लाइब्रेरी है बयानात की पीटीआई के वजीरों की और वज़ीर आज़म की, उसमें एक और इजाफा है। उन्होंने कहा था बढ़ जाए क्या फर्क पड़ता है, कौन सी क़यामत आ गई। लेट्स से दिस, क्या कहा था उन्होंने। मेडिसिन में मैं आपको बताऊं, फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पांव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपए कीमत थी उसकी 7 रुपए हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयां मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। सो जो दवाइयां असेंशियल है, और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू खत्म हो गया। अब तो आप दवाइयां, इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम। अच्छा, कोई फवाद चौधरी साहब से पूछे कि जो सरकारी अस्पताल है जहाँ एक चलता है सेहत कार्ड, वहाँ क्या हालत है। कोई जाके, अगर कोई भी आदमी, मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ साफियों से कोई जाए वहाँ पे जाकर तो देखे अंदर के क्या इलाज की सहूलियत वहाँ पे मुयसर है। और अद्वियाती कीमतों में इजाफा, उन्होंने कहा जी 1 रुपया 3 रुपए की 6 रुपए की हो गई तो क़यामत क्या आ गई। तो ये उन्हीं बयानात के अंदर नाज़रीन, उन्हीं बयानात जो आप देखेंगे कि 70 रुपए किलो टमाटर है तो आप गंदुम कम खाना शुरू कर दें, चीनी कम खाना शुरू कर दें, आप यहाँ दही खाना शुरू कर दें, टमाटर नहीं है तो दही खाना शुरू कर दें, दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये शायद उन्हीं बयानात के अंदर एक इजाफा है, जिसे अल्लाह करे हमारे वुज़रा को और नवाजे अल्लाह ताला, और ये इनका रिस्क वसी हो। लेकिन ये लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान से और उस माशरे से। मेरे साथ नूर मेहर साहब ड्रग लॉयर्स फोरम की तरफ से प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से आप शेख कैसर वही साहब, डॉक्टर कैसर वही साहब ऐसा प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं इसी बात से पहले, ये जो 500% का क्लेम है ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। 3 गुना बढ़ी है कीमतें, आपके नजदीक कितनी कीमतें बढ़ी हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है सीपीआई बास्केट लिंक्ड है, आप लोग क्या समझते हैं कितनी कीमत? देखिए, पाकिस्तान में 2 तरह की अद्वियात हैं जी। एक अद्वियात वो हैं जो लोकल बनती हैं,
उनके ऊपर सीपीआई एक पॉलिसी जो प्राइस पॉलिसी बनी 2018 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया हुआ है, बड़ी डेलिब्रेशन के बाद बनी थी। पूरा 1 साल लगा था उस पॉलिसी को बनाने में और उसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे। उसके तहत तय हुआ कि सीपीआई का अगर नॉन एसेंशियल है तो वो 70% प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं और एसेंशियल 50%। यानी कि अगर 8 इंडेक्स है सीपीआई का, तो जो एसेंशियल है यानी ज़रूरी अद्वियात, WHO के जो एक लिस्ट है, वो 50% तक दवाई की कीमत बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो 50% तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं सीपीआई का। दूसरा हमारे यहाँ ये होता है कि जो दवाइयाँ इंपोर्ट होती हैं, दवाइयाँ जो बाहर से आती हैं, उनके लिए बास्केट बनाई है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या दवा की कीमत है, उसका रेफरेंस प्राइस कॉन्सेप्ट। मैं रेफरेंस का क्योंकि सीपीआई बास्केट का आप आधा कहने 50% कर सकते हैं, आधा जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं और नॉन एसेंशियल के लिए 70% कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें 2001 से मुंजमद थी और ये जब प्राइस पॉलिसी आई तो इसमें इंडस्ट्री को नहीं मिला। हमने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि फ़लानी दवाई नहीं मिल रही है, फ़लानी दवाई शॉर्ट है या ब्लैक में मिल रही है। होता ये है कि इंडस्ट्री को सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ नॉट अ चैरिटेबल इंडस्ट्री, इट्स अ बिजनेस हाउसेस। ये दवासाज इदारे हैं जिसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें हम दूसरा आवाम के जहनों से एक जो हमने चीज़ क्लियर करनी है कि दवा की कोई कंपनी या कोई दवा फरोश या कोई दवा बनाने वाला खुद से अपनी दवा की कीमत नहीं बढ़ा सकता, नामुमकिन है ये। इतने उसके ड्रग एक्ट में अगर उसकी सज़ा का आप पढ़ें तो आप वाकई कहेंगे बड़ी 25 साल तक की सज़ा है उसमें। अगर मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ एज ए दवा साज इदारे के तौर पे कीमत का तयन करता हूँ तो मेरा सील हो सकता है, स्टॉक सील हो सकता है, बहुत सारी उसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इजाफा कितना हुआ है आपके नजदीक? यानी मैं जो सवाल है 500% हुआ है या फिर प्रोडक्ट का और डिपेंड करता है। आप ये देखें इस वक्त कि एक बड़ी आम दवा जो कोविड के ज़माने में हर किसी ने इस्तेमाल की होगी, पैरासिटामोल, ब्रांड नेम उसका है, मैं वो लेना नहीं शॉर्ट है, अभी नहीं है मार्केट में, मार्केट में नहीं है, क्योंकि हुआ ये कि चाइना में उसके रॉ मटेरियल जो बेसिक उसका इंग्रेडिएंट था जिसको हम लेवल 1 इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो बहुत महंगा हो गया क्योंकि चाइना ने एक कमिटमेंट दी एनवायरमेंटल फोरम पे, एनवायरमेंट के फोरम में कि हम जो एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं उस इंडस्ट्री को बंद करते हैं। उन्होंने लातादाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया। अब तो 2-4 इंडस्ट्रीज बाकी रह गई। ऑब्वियसली डिमांड पूरी दुनिया की डिमांड थी उनके आगे, तो उन्होंने प्राइसेस जैकअप करना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान में 1 रुपए की गोली पैनाडोल है, तो वो किस हद तक यानी वो कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जर को बर्दाश्त कर सकती है। तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रोडक्शन को देखा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लेकिन दवाइयों की सप्लाई बरकरार रखी। यानी हाँ, शॉर्टेज डेफिनेटली क्योंकि केमिकल नहीं मिल रहा, केमिकल प्रायोरिटी हो गई है कि भाई फलाने मुल्क जहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं जी, आप तो वहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने लीस्ट कंसिडर कंट्री किया हुआ है कि जहाँ क्योंकि इतने उनको वो। दूसरा हमारे सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला है, वो है डॉलर एप्रिसिएशन। हम 95% इंग्रेडिएंट 90 to 95% जो दवा के जुज होते हैं, कागज़ है, पन्नी है, एल्युमिनियम फॉयल है, बोतल है, कार्क है, रबर है, केमिकल्स हैं, एक्सिपिएंट हैं, एपीआईज हैं, ये सब इंपोर्ट करते हैं। ये सारे डॉलर से पैग है। ये हम डॉलर की एलसी खोलते हैं तब आते हैं। जैसे डॉलर अप्रिशिएट होता है, हम उस अप्रिसिएशन के साथ हम दवा का कीमत नहीं बढ़ा सकते। ये चीज़ें सारी वो आपको सीपीआई बास्केट के हिसाब से बढ़ानी है। डॉलर आज बढ़ा, आज आप 180-181 रुपए चल रहे हैं, हमें तायुन मिलेगा अगले साल सितंबर में। इस दवा का जो इम्पैक्ट इस प्राइस एस्केलेशन का आएगा वो अगले साल मतलब आप कह रहे हैं 500% तक अगर बढ़ी है, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं 500% तक बढ़ी है तो कुछ दवाओं की बढ़ी होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। आप ये कह सकते हैं। देखें, 2 फार्मूले हैं, एक तो सीपीआई है, दूसरा जो लोकल के लिए और एक इंपोर्ट के लिए, दो हार्डशिप केसेस हैं कि जिनके आपके जो रॉ मटेरियल सर हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा बॉटल्स हैं, एल्युमिनियम है, इम्पल्स ग्लासेस हैं, यूटिलिटी सर्विसेज भी आप जो इस्तेमाल करते हैं, गैस, बिजली, कीमतें तो सबकी बढ़ी है ना, सब चीज़ों की। जो तो उसका इम्पैक्ट मैं एक सिंपल सी मिसाल दूं, एक दवा बनाने वाला कारखाना आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले उसका बिजली का बिल 110 kVA का अगर उसका लोड है तो उसका बिल आता था 2 लाख रुपए।
आज 12 लाख रुपए का बिल आता है उसका, बिजली का बिल, उसी 110 लोड का 12 लाख रुपए का बिजली का बिल आ रहा है उसको। इसी तरह गैस, आपको पता है गैस कितनी महंगी हो रही है। दूसरा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने हमारे, अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो मिनिमम प्राइस, मिनिमम सैलरीज, वेजेस बढ़ा दिए, बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को हम देखते हुए मैं दावे के साथ पूरी दुनिया में कहता हूँ, पूरी दुनिया की आप बास्केट ले लें, एक एनालिसिस कर लें, मैं लेके भी आ सकता हूँ वो एनालिसिस, कि आप 10 टॉप सेलिंग मेडिसिन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, 10 आप कंपैरिजन कर लें इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से, सार कंट्री से कर ले। अब मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलप कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान आपको सस्ता तरीन। अच्छा मिलेगा। मैं नूर मेहर साहब से पूछूं, नूर मेहर साहब आपके नजदीक 500% का इजाफा, ये मामला पहले सारा समझाएं। 500% इंक्रीज हुआ है पीटीआई हुकूमत के अंदर, या इससे ज्यादा हुआ है या इससे कम हुआ है अद्वियाती कीमतों में ऑन एवरेज? नूर मेहर साहब जी, पहले तो ये जो फरमा रहे हैं कि 2001 से अद्वियात कीमतों में इजाफा नहीं, वो गलत है। और इस मौजूदा हुकूमत में 12 दफ़ा, तकरीबन 13 से 14 दफ़ा कीमतों में 3 सालों में इजाफा हुआ है। और ये जो है ना इजाफा और कमी जो भी है, इजाफे की जो मॉनिटरिंग का निजाम है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ड्रैब की वेबसाइट पे अद्वियात 13 से 14 बार जो इजाफा हुआ, ये तो कह रहे हैं साल में एक दफा आप इजाफा कर सकते हैं। 13 से 14 बार अद्वियाती कंपनी ने खुद से इजाफा कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने नहीं किया, इन्होंने खुद से इजाफा कर दिया। मीडिया पे गलत बयानी, नूर मेहर साहब, मीडिया पे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, मीडिया पे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। लोग आकिल और बालिग हैं, समझदार हैं, वो आपकी बात को सब समझते हैं, मीडिया से वाबस्ता है। कैसा सर की बात नहीं करें, आप फार्मासिस्ट हैं, आप गलत बयान ना करें। बयान जो है वो साहब ने करने की जरूरत नहीं होती, आप सच बोले। अच्छा, उनको अगर एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें, आप बात करें। जी नूर साहब, जी नूर साहब, मुझे बोलने दो ना, पहले जी बोले, बोलने दे मुझे। जी नूर साहब बोले। भाई बात ये है कि 24 दिसंबर 2018 को कीमतों में इजाफा हुआ, फिर 10 जनवरी 2019 को फिर इजाफा हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर मई 2019 को फिर इजाफा हुआ, फिर जुलाई 2019 को फिर इजाफा हुआ। एक एसआरओ जो है वो मौजूद है, सबूत मौजूद है, ऐसे बात नहीं है। मैं आपको भेजता हूं, आप फिर चलाइएगा। फिर इन्होंने अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड जो है, इन्हीं की मतलब फार्मा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, इनकी मिली भगत है ड्रग अथॉरिटी के साथ। और ड्रग अथॉरिटी जो है वो वेबसाइट पे देती नहीं है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है अद्वियात की कीमतें तो चेक ही नहीं कर सकता। पहले ये बताएं कि ड्रग इंस्पेक्टर को है रिकॉर्ड? नहीं है। और जब एक चीज रिकॉर्ड पे ही नहीं है तो इसका, इनकी तो मर्जी होती है, जब बढ़ा देते हैं, इनकी तो पूरी मोनोपोली है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रॉ मटेरियल्स का, या ये कह रहे हैं जी ये गाजर पहले मुझे बताएं नूर साहब, आप कह रहे हैं जो चीज रिकॉर्ड पर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दवाओं की कीमतें रिकॉर्ड पर नहीं है? कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो देखेगा कितने की कीमत कितनी है, क्या नहीं है? रिकॉर्ड पर नहीं है कि बयान की थोड़ी एलैबोरेशन करें, क्या बात कहना चाह रहे हैं? भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फार्मा गाइड देख ले, ड्रग इंडेक्स देख ले, ड्रग मैनुअल देख रहे हैं, उनमें कीमतें लिखी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, दवा के नाम के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ। रिकॉर्ड है या नहीं है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद की किताब है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं। ये बात के रिकॉर्ड है नहीं है, ये बात पूछते हैं। फिर अभी बात सामने आई है कि सेल्स टैक्स जो 17% है, इसके बाद तकरीबन 400% तक और इजाफा हो सकता है। अंदेशे का इजहार खदशा है, क्या इसकी हकीकत है क्या नहीं, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में पहले आपके सामने सीपीआई बास्केट रख देते हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था। 9.2% इंक्रीज है नवंबर के नंबर्स, तो वो 8% डॉक्टर और मेडिसिन प्राइसेस हैं उसमें बताया जाता है। सीपीआई के मुताबिक 8% इजाफा हुआ है। तो ये तो वो बास्केट है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे। दूसरा एक और खबर जो अब है जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है, वो जो एपीआईज यानी जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अलावा जो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट आईएमएफ के मुआहदे के बाद तकरीबन 17% नाफिज करने जा रही है। उस मुआहदे के बाद और 17% सेल्स टैक्स के बाद जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उसका मौकिफ है कि दवाओं की कीमतों में तकरीबन 400% तक इजाफा होगा। और इसके साथ साथ शॉर्टफॉल जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद करने की वजह से हुआ है, उसकी वजह से जो अद्वियात शॉर्ट है वो अलग होगा। तो मैं थोड़ा इस पर आना चाहूंगा कि जो इजाफा हुआ वो तो हुआ, आगे अब क्या नजर आ रहा है? नूर मेहर साहब, क्या अद्वियात खत्म हो जाएंगी मार्केट में ये सप्लाई शॉर्टेज की वजह से? कीमतों में 400% इजाफा भी होगा इस सेल्स टैक्स की वजह से? फर्स्ट योर कॉल, आपको क्या लगता है नूर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ना होगा, ना हो सकता है। अच्छा, जो चाइना में जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं पैरासिटामोल के,
उसकी कुछ जो ब्रांड लीडर है पाकिस्तान में, उसकी कुछ दवाई जो है ना कुछ जगहों पे शार्ट है। असल में जो ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मिली भगत की वजह से मसनूई किल्लत जो है ये पैदा करवाते हैं। और पाकिस्तान में जो उस पैरास्टामोल का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनता है, 19 से ज़्यादा एक कंपनी जो है ना सिर्फ वो रॉ मटेरियल्स बना रही है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स के रॉ मटेरियल्स हैं वो लाहौर में बहुत बड़ी कंपनी है, वो सारे बनाती है। इवन कि जो सबसे बड़ी JSK कंपनी है उसको भी रॉ मटेरियल्स जो है वो पाकिस्तानी कंपनीज दे रही है। दूसरी बात यह है कि अमूमी तौर पे सबसे पहले तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, पहली बात तो यह है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल्स हैं इस पे ड्यूटीज़ जो है वो ना होने के बराबर हैं, और सेल टैक्स इस पे होगा भी नहीं, और ये सिर्फ एक डराने के लिए किया गया है। और जो बहुत सारी जो रियायत हैं वो ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिली हुई हैं ऑलरेडी, और इसका महंगाई का इवन के डॉलर का इतना भी असर नहीं होता इस पे। दूसरी बात यह है कि जो एक ही दवाई है, अच्छा, एक चीज मैं आपसे बस बता दूं, मैं नाज़रीनों के ड्रैप से हमने राब्ता किया, द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर देयर वर्जन। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर तो साथ है, क्योंकि आपने ड्रैप और 12 मिली भगत कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि हम ये क्लैरिफाई करते जाएं क्योंकि वो है नहीं प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कम होगी, ना कमी आएगी सप्लाई में, ना महंगाई बढ़ेगी, यही आपका मौक़िफ़ है? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ड्रैप को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की तुक नहीं बनती, और सिर्फ वो ये कर दें कि एक मालिक्यूल की एक प्राइस कर दें। इन्होंने क्या किया है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां हैं उनको हाई प्राइस दी हुई है। एक ही साल्ट है, एक ही जेनेरिक है, और वन मालिक्यूल वन प्राइस होनी चाहिए। ये क्या कि एक की जो है उन्होंने मिसाल के तौर पे अमलोडोपिन साल्ट है, उसका जो ब्रांड है उनको उन्होंने 580 रुपए कीमत दी हुई है, और जो हमारी लोकल कंपनी है जाफा उसका ब्रांड। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर देखें आप अगर प्लीज अगर देखें, मैं कहूंगा कि हम यहाँ पे मैं इन कंपनीज के नाम और ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहे हैं, और मैं क्योंकि हमने इनका मौक़िफ़ अभी नहीं लिया, अब आप नाम ना ले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आम आदमी को बता सकते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि महंगाई यानी कीमतें नहीं होनी चाहिए, या आप ये ऐसा होगा भी नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले PTI के एक मिनिस्टर जा चुके हैं आमिर कैनी साहब इस चक्कर में, फिर कुछ इंक्वायरी भी हुई, कुछ सामने नहीं आया, अब ये फवाद चौधरी साहब का बयान आया, इसको आपने कैसे देखा है? जी, फवाद चौधरी का बयान बिल्कुल गलत है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं बतौर सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम। और मैं समझता हूं कि जो आटा, मूली, गाजर के और जो ऑयल के प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स में चीज़ें जो आम कंज्यूमर प्राइस का, दवाई जो है वो मजबूरी होती है, वो ज़रूरत होती है। आप इसका कंपैरिजन जो है प्राइस कंज्यूमर, ये जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है 2018 इंतहाई मरीज खुश पॉलिसी है, ये इनको वापस लेनी चाहिए। ये सिर्फ मरीज को या आवाम को सिर्फ नुकसान दे रही है, और ये जो प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है ये बिल्कुल फौरी तौर पे जो है इस पे खात्मा होना चाहिए। बाकी जो ये आए रोज जो मिली भगत जो ड्रग है, फार्मास्यूटिकल जो माफिया है, बल्कि उनका जो ड्रग अथॉरिटी के साथ मिली भगत है, वो तो प्राइस की जो कीमतें हैं वो वेबसाइट पे आने नहीं देते। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर है, चाहे पंजाब का है, सिंध का है, बलोचिस्तान का है, उन बेचारों को, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों को तो पता ही नहीं है कौन सी दवा की कीमत कब बढ़ी है और कब उसमें क्या हुआ है। अच्छा, तो ये तो सिर्फ ठीक है, अब मैं यही बात इनसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ब्रेक में आप ऐप दिखा रहे थे कि उसमें कीमतें आती हैं, तो सर ये भी बताएं, फिर आगे का बताएं तो नाज़रीन को इन्फॉर्म तो करें, कोई बताए तो आखिरकार के आवाम को मैं कि वाकई में क्या शॉर्टेज आने वाली है, बहुत खतरनाक हालात होने वाले हैं 1-2 महीने बाद, खुदा ना खास्ता इस मुल्क के क्या होने वाला है कैसर साहब आगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि चाइना में बहुत सारे मटेरियल प्लांट बन गए, अगर क्योंकि वक्त कम है, मुझे दोनों को मौका देना है। आप सबसे पहले हमें देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बनाने वाले, बड़ी कम कैपेसिटी के प्लांट हैं, वो बहुत कम कैपेसिटी के प्लांट हैं। पाकिस्तान में 770 फार्मास्यूटिकल कंपनियां मुख्तलिफ याद बनाती हैं, और हमारे जो सबसे ज़्यादा आप ये देखें कि 730 मिलियन डॉलर की हम साल में जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और उसके मुकाबले $1 बिलियन है। ये गैप है जिसको हमने ब्रिज करना है। उसकी वजह ये मटेरियल हमें सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मैंने पहले कहा कि 90-95% हम लोग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो ग्लास वाइल्स हैं, चाहे वो एम्प्यूल्स हैं, चाहे वो APIs हैं या एक्सिपिएंट है। दो चीज़ें रेलिवेंट है। एक पहली बात तो यह, जैसे ही करेंसी डॉलर अप्रिशिएट करता है, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करती है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मटेरियल। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ की, एक क्लासिकल सिनारियो विटामिन C का हुआ था, एक ज़माने में विटामिन C बहुत महंगा हो गया था, रॉ मटेरियल
कि बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो गई तो सप्लायर ने कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि हमारी समझ में नहीं आ रही थी, और कई लोगों ने विटामिन सी बनाना बंद कर दिया था। जैसे आजकल पैरासिटामोल का किस्सा चल रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी APIs बनाने वाले प्लांट हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, वो हार्डली 10% में भी बहुत ज्यादा। तो आपको नजर क्या आ रहा है आगे क्या होगा? मतलब देखिए, अगर तो सबसे पहले तो मैं सेल टैक्स पे बात करूंगा। कितना सप्लाई आपका होता है? नहीं, सिर्फ 2 महीने का होता है, नहीं लगाना चाहिए। नहीं, पहले सेल टैक्स से पहले 2 महीने का होता है। 3 महीने की कितने रॉ मटेरियल की सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स के पास होती है? कितने होती है? देखिए, इसको 2-3 महीने लगते हैं। कभी भी कोई भी अगर कोई दवा शॉर्ट होती है और मटेरियल नहीं आ रहा होता, क्योंकि मार्केट में पहले कंपनी के पास अपने मटेरियल होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल होता है, फिर मेडिकल स्टोर वाले के पास माल होता है, तो बीच में ये चैनल है, उसकी वजह से जो शॉर्टेजेस है उनका इम्पैक्ट जो डायरेक्ट आवाम को मिलता है या मरीज को मिलता है वो 3-4 महीने लगते हैं, इतना जल्दी इम्पैक्ट उसका। अगर अगले 2 माह के अंदर, कैसे भाई साहब कह रहे हैं, अगले 2 माह के अंदर रॉ मटेरियल नहीं आए तो अगले 3 से 4 माह के अंदर बहुत सी अद्वियात, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब शॉर्ट हो जाएंगी। कई मटेरियल ऐसे हैं जो जिनकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, हमारा डॉलर, आपको पता है, रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है कि सेल्स के बारे में वो कह रहे हैं डराने के लिए लगा नहीं रहे। आप क्यों फिर इतना, आप लोग कह रहे हैं कि 17% से 400%? मैं बताना नहीं चाह रहा था कि हमारी मीटिंगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हम कन्विंस करने की जो भी लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी आज भी मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। हमारे जो लीडरशिप है PPMA की और फार्मा ब्यूरो की, वो मिलने गई हुई है, यही बात उनको बताने के लिए कि दवाओं के ऊपर सेल टैक्स लगेगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेशेंट के ऊपर आएगा। पेशेंट हैज़ टू पे, क्योंकि सेल टैक्स का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि इनपुट आउटपुट, कि आपने लगाना है और कंज्यूमर से आपने वसूल करना है और गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराना है। तो ये सेल टैक्स का इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। दवाओं में इनको एग्जाम करना चाहिए, दवाओं पे जैसे पहले था इसी तरह का अब है। हाँ, गवर्नमेंट अगर कोई एक फार्मूला लगाती है कि भाई आप 0 रेट कर देंगे कि आप रिफ़ंड ले लें, वो एक नई तरह की कहानी खुल जाएगी, एक नया चैप्टर खुल जाएगा। आपको पता है कि सरकारी महकमों से किसी किस्म का रिफ़ंड लेना एक नामुमकिन सी बात है। तो ये आपका मतलब। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा नूर मेहर साहब, मुझे ये बताएं कि एक दवा जो शॉर्ट हो जाए मार्केट में, जैसे मिसाल के तौर पर किसी वजह से शॉर्ट हो गई, उसकी कीमत के अंदर जो इजाफा है, मिसाल के तौर पे 1 रुपए की दवा अब अगर 20 रुपए की मिलना शुरू हो गई है, एक पत्ता जो 80 रुपए का था वो अब 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया, ये जिम्मेदारी किसकी है कि जो ऑन स्पॉट रिटेलर है अगर वो कीमत बढ़ाकर बेच रहा है, और ये प्राइस तय कैसे हो रही है? अगर वो शॉर्ट हो गई है कीमत, तो मिसाल के तौर पे उसकी कीमत ओरिजिनली जो कॉस्ट है वो, या प्राइस जो उसकी प्राइस सेट हुई है वो 70 या 80 रुपीज है, और वो बिकना शुरू हो जाए 500 रुपए की, तो ये 500 रुपए कौन सेट करता है? और इसको देखना, इसको रेगुलेट करना किसकी जिम्मेदारी है? नूर मेहर साहब जी, जिम्मेदारी तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की है, लेकिन बेचारे ड्रग इंस्पेक्टर के पास क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, और असल में बहुत सारे जो मामलात हैं ना उसमें इनकी आपस की मिली भगत जो है ना बहुत बड़ा मसला है। ये जो वेबसाइट आपको दिखा रहे थे कि उस पे प्राइस है, वो तो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, इनकी ही हैं। रैप की अपनी वेबसाइट पे कीमतें नहीं हैं। अच्छा, तो बात ये है कि जो है बाकी ये डराते रहते हैं, और यहाँ पे अगर कोई दवाई शॉर्ट होती है, मसनूई तौर पे होती है या किसी भी वजह से होती है, तो ड्रग एक्ट के सेक्शन 27 और 23 ठीक है सर, मुझे वाइंड अप करना होगा क्योंकि वक्त इख्तिताम पहुंचा है इस सेगमेंट का। नूर मेहर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और माजरत खाऊं क्योंकि टाइम इख्तिताम पे पहुंचा है। साहब, आपका भी मौक़िफ़ दिया, आप दोनों ने अपना अपना इस बारे में अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई नाज़रीन, दवाओं की कीमतों के हवाले से। एक और अहम मामला जिसका ताल्लुक आप लोगों से है वो है यूटिलिटी स्टोर्स। जहां आप जाते हैं इस वक्त अशिया खरीदने के लिए, वहां कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, ऑडिटर जनरल ने क्या बताया है, ये जानेंगे और बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में दूसरा अहम मौजूद जिस पर हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स का है। ऑडिटर जनरल की फॉरेंसिक रिपोर्ट एक अलग है, एक जो कोविड के एक्सपेंडिचर्स में जो इनकर हुए वहां पर जो ऑडिटर जनरल ने निशानदेही की थी। यूटिलिटी स्टोर्स एक अहम मौजू है नाज़रीन, एक आम आदमी जो अशिया बुनियादी खरीदता है उसके लिए एक बुनियादी सोर्स है ये। वहां पर कहा गया कि 10 अरब रुपए का अगर फंड था तो तकरीबन 5.2 बिलियन रुपीज में, यानी 52% जो स्पेंडिंग थी जो ऑडिटर जनरल ने हाईलाइट की थी वो इर्रेगुलर थी या बेज़ाब्तियां सामने आई थी। इसकी अगर सब डिटेल्स या दीगर डिटेल्स में जाएं तो इसमें पता चलता है कि जो एजीपी ने पॉइंट आउट किया था 1.4 अरब रुपए वर लॉस ड्यू टू इर्रेगुलर एंड इनप्लान्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर, यानी चीनी की खरीदारी में। इसके अलावा 1.6 अरब रुपए वॉज कॉज ड्यू टू इरेगुलर प्रोक्योरमेंट ऑफ घी कुकिंग ऑयल, यानी तकरीबन 1.6 और 1.4 3 अरब रुपए के घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की खरीदारी में जो उन्होंने निशानदेही की थी। और इसके अलावा
फिटनेस सर्टिफिकेट जो घी और तेल खरीदा गया था उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 1.4 अरब थी, जो फिटनेस सर्टिफिकेट की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से था। इसके अलावा ये कहा गया कि एक पब्लिक सेक्टर को लॉस 100 मिलियन का यानी 10 करोड़ रुपए का हुआ ड्यू टू परचेज ऑफ शुगर, चीनी की खरीदारी एट हायर रेट्स देन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट, यानी मार्केट से ज्यादा रेट पे खरीदा गया जिसकी वजह से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और 323 मिलियन यानी तकरीबन 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ्लोर स्पेसिफिकेशंस। ये जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इस पर डिस्कस हुआ था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ कमेंट्स भी आए थे इस बारे में। रियाज फतेहाना साहब मेंबर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और हुकूमती रुकन असेंबली भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ वानी साहब साबिक डीजी नैब कराची आल्सो विद अस। रियाज फतेहाना साहब, पहले आप बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म बात भी हुई थी, बल्कि ये भी कहा गया था कि बंद ही कर दिया जाए। आपका इस पे मौकिफ क्या था, और ये जो करप्शन है या जो इरेगुलरिटी है इसके हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आगे क्या कर रही है? देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात हुई थी, इस पे काफी तहकीकात थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान के भी, और आगे काफी मामला। जी रियाज साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, अगर हम दोबारा रब्ता कर सकें। लाइन कट गई। अच्छा, रियाज फतेहाना साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। अल्ताफ वानी साहब, ये मामला क्या, ये मीडिया की जीनत बनेगा, डिस्कस होगा इस पर? नैब पहले भी बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स पे केसेस कर रहा है लेकिन कुछ हुआ नहीं खास। क्या आपको लगता है नैब शुड टेक अप स्पेसिफिकली जो हायर रेट्स के ऊपर 10 करोड़ रुपए का नुकसान चीनी खरीदने से, उस हवाले से? वानी साहब, अगर ये पीएसी जो है वो नैब को ये केस करता है तो डेफिनेटली नैब वुड टेक अप दिस केस। जो हमारा सिस्टम है प्रिवेलिंग, इसके तहत पीएसी के केसेस को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, और विदाउट गोइंग इनटू सीवी इसकी जो है वो वेरिफिकेशन भी नहीं की जाती, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो दरखास्त या एप्लीकेशन आती है उस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी जो है वो ऑथोराइज की जाती है और उस पर केस शुरू कर दिया जाता है। तो ये नैब अपने तौर पर नहीं, लेकिन अगर पीएसी फॉरवर्ड करता है तो नैब इसको टेकअप कर सकता है। लेकिन क्या जो आपको लगता है कि इसमें से जो चीजें पॉइंट आउट की गई हैं ये करप्शन है? यानी मिसाल के तौर पे इल प्लान प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर, इज दिस करप्शन? और इसी तरह से जी आप बता दें। जी, जब ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वजह से भी पॉइंट आउट होती हैं कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑडिटर्स के सामने पेश नहीं किए जाते। अच्छा, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑडिटर को इन वक्त पे मुहैया नहीं किया गया तो वो उसको एज ए ऑब्जेक्शन जो है वो रिपोर्ट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडिट रिपोर्ट में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो करप्शन हो। वो बेसिकली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसकी वजह से वो ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ है। तो वंस दोज रिकॉर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑडिटर्स, वो ऑब्जेक्शंस फिर खत्म हो। तो अनटिल एंड अनलेस कोई जो है वो सीवियर किस्म की जो है वो अच्छा, आपने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने कहा कि ये इसको फॉरवर्ड नैब अगर करती है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या हुआ? रियाज साहब की लाइन ड्रॉप हुई थी, आप फरमा रहे थे, प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। और क्या आप लोग नैब में भेजेंगे ये केस? नहीं, अभी इसकी लैब को भेजने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऑडिट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इनकी मजीद तहकीकात करें। दूसरा ये है कि हमने ये कहा है कि फूड डिपार्टमेंट और जो है वो उनसे पता किया जाए कि इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी क्वालिटी टेस्ट की गई है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अपना फूड अथॉरिटी जो है चारों सूबों में, तो मुझे मालूम नहीं, पंजाब में बहुत एक्टिव है और खैबर पख्तूनख्वा में भी। उनकी जब रिपोर्ट आई थी कि इनका घी सब स्टैंडर्ड है और कुछ और चीज़ें जो हैं वो टेस्ट में पास नहीं हुई। हमने ये कहा था कि इन फ्यूचर जो भी ये सामान मैन्युफैक्चर से या मिल मालकान से खरीदें, पहले तो उनके ब्रांड को वेरीफाई कराएं फूड अथॉरिटी से, प्योर फूड अथॉरिटी से, और उसके बाद उनको हतमी और दें। सर, इसमें ये कहा गया था इस रिपोर्ट में भी, इस वक्त फतेहाना साहब रिपोर्ट में लिखा था कि जो ऑडिट ने भी हाईलाइट किया था कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो घी और तेल खरीदा गया वो था ही नहीं, 1.4 अरब रुपए का इस तरह खरीदा गया। अब ये क्या, क्योंकि कोविड का जमाना था, जल्दबाजी में खरीद लिया गया? क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपको ये ऑडिट से कुछ सेटिस्फेक्शन मिली कि ये क्या 1.5 अरब रुपए का तकरीबन तेल घी, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, तो आवाम को बेच भी दिया होगा वो तो आगे? जी
नहीं, वो तो व्यक्त भी किया था। ये मामला कई दफा उठा है, पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैंने इस पर काफी बात की थी, रेज भी किया था कि एक जो क्वालिटी है उनके आइटम्स की, स्पेशली फूड आइटम्स की, बाज़ का तो सब स्टैंडर्ड होती है, उसको ठीक करना चाहिए और इसमें इनकी मजीद तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल उस लोधी साहब से शायद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, वो प्राइवेट सेक्टर से थे, एक बड़े चेन स्टोर से आए थे और वो अब चले गए हैं, अब नए आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर से ही हैं वो। अच्छा सर, मुझे लास्टली बता दें, रियाज साहब, मैं पे भवानी साहब का भी मौके इस बारे में लूंगा, क्या इनको बंद ही नहीं कर देना चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स को? इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, लेकिन तजवीज आई थी ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, आपने शायद उसके खिलाफ राय दी थी। हर बात को बंद करना मसले का हल नहीं है, मसला हल रिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ इनकी बदनिज़ामी है या करप्शन है या कोई बदनीति है, उनका बंदोबस्त होना चाहिए। लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकम्मल इक़दाम होने चाहिए। लेकिन यूटिलिटी स्टोर को बंद करने से मसला हल नहीं होगा। इससे हजारों लोगों का खानदान का रोजगार वाबस्ता है। अच्छा, बंद करना हल नहीं है। मैं अल्ताफ भवानी साहब, आपका भी मौक़िफ़ इस बारे में जानना चाहूंगा। सर, आप साबिक डीजी नैब हैं, मुझे बताएं कि आपके नज़दीक, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि हमने फॉरवर्ड नहीं किया नैब को, क्योंकि हम समझते हैं कि मजीद तहकीकात ऑडिटर्स को करनी चाहिए इसकी, और दूसरी बात, क्या ये बंद कर देने चाहिए भवानी साहब की? कि मौक़िफ़ आया था सामने कुछ लोगों का। देखिए, इदारों को जो है ना, वो बंद करने से मसले हल नहीं होते। जब आप एक दफा इदारे बंद करते हैं तो फिर आपको पता चलता है 3 साल बाद, 4 साल बाद कि इस इदारे की जरूरत है। मिसाल के तौर पर आपने राशन कार्ड का जो इंस्टीट्यूशन था उसको आपने पाकिस्तान में बंद कर दिया, और अब जिस वक्त आपको जरूरत पड़ी लोगों को जो है वो गुर्बत से कम जो लोग हैं, लकीर से कम जो लोग हैं, उनको आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो आपको जो है वो एक नया सिस्टम बनाना पड़ा, जिस पर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा खर्चात है। अगर आपके पास राशन कार्ड का सिस्टम होता तो आज यूटिलिटी का जो है ये मसला ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड की वजह से जो है वो आप लोगों को जो देना चाहते हैं, जो सब्सिडाइज रेट पे देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। अभी भी जो है आप मतलब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही बात रियाज साहब ने भी किया, आप भी कह रहे हैं। मैं वक्त इख्तिताम पे पहुंचा, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा अल्ताफ वानी साहब, आप दोनों ने ज्वाइन किया और इस पर अहम तरीन जो रिपोर्ट है इस पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने तमाम गुफ्तगू को जो आज दवाओं पर हुई और जो यूटिलिटी स्टोर्स पर हुई करने आएंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में जाते जाते सिर्फ आपको ये बताते जाएं, ये इंतबा है क्योंकि जो आज गुफ्तगू हुई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से और जो ओवरऑल बात हुई, उससे खदशा यही है कि आगे चल के बहुत सी अद्वियात जो है उनकी सप्लाई अगर 2 माह के अंदर रॉ मटेरियल नहीं आता तो एक बड़ा शॉर्टफॉल पाकिस्तान फेस करने वाला है। उसमें बहुत से लोग जो कि नेसेसिटी दवाएं, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर की, ये कम पड़ सकती है मार्केट के अंदर, और ये शायद ज्यादा नहीं 2 या 3 माह के अंदर हमें नजर आ सकता है अगर 2 माह के अंदर चाइनीज प्लांट से जो बंद हुए हैं वहां से सप्लाई बहाल नहीं होती। तो ये सूरत हाल शायद इस वक्त, जिस तरह आज गैस का बहरान हम फेस कर रहे हैं, गैस किसी घर में नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे, तो हुकूमत को शायद इस वक्त कोई स्टेप लेना चाहिए। इससे पहले कि 2 माह बाद हम सब यहां बैठकर ये प्रोग्राम कर रहे हो कि अद्वियात नहीं मिल रही और लोग अपनी जानें बचाने के लिए ये जो अद्वियात लेते हैं वो भी नहीं मिल रही हो। खुदा ना खास्ता ना हो। इस दुआ के साथ और फीडबैक दे सकते हैं आप फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।